ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। अक्सर जनता की जरूरतों के लिए विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने का प्रयास करती हैं, जिसके लिए वह पूर्ण जानकारी लेकर सरकार पर जनता की उपेक्षा का आरोप लगाती हैं। लेकिन बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिना जानकारी के सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए स्टेडियम के लिए जारी की गई धनराशि ही भूल गए और 3 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि को 337 करोड़ बताने लगे। साथ ही उन्होंने 1 माह में स्टेडियम का निर्माण पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी भी दी है। बाजपुर के युवाओं के साथ छल हो रहा है। बाजपुर में जो खेल प्रतिभाशाली युवा हैं उन सबके साथ छल हो रहा है। 2015 में बाजपुर में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ। उस शिलान्यास के बाद कहा गया कि स्टेडियम 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और 337 करोड़ की राशि उसमें तय की गई। उस कार्य को हुए 6 साल हो गए, आज भी बाजपुर का स्टेडियम बनकर तैयार नहीं है। अभी इस बीच क्या हो रहा है कि बाजपुर के जो युवा हैं, जो आर्मी मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं और भी खेल की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे सड़कों पे जाके सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस करने को मजबूर है। उस चक्कर में अभी कुछ महीने पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया था, नमूने आपने देखा होगा। उस परिवार का की इनकम कुछ 7-8 हज़ार महीने नहीं होगी और उस बच्चे में 2 लाख रुपए लग गए। उसके साथ ही सुबह सुबह आपने देखा होगा कई बार सांप घूमते रहते हैं और बच्चे मजबूर है सुबह सड़कों पर जाकर तैयारी करने को। तो इन सब को देखते हुए बाजपुर के युवाओं को यहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं मिला जहाँ वो तैयारी कर सकें। और स्टेडियम जो बन के तैयार हो जाना था 3 साल में, यानी कि 2018 में पूरा हो जाना था, 2021 में पूरा नहीं हुआ। तो मेरा पूछना ये है कि ये स्टेडियम का पैसा कहाँ गया, ये समय से क्यों नहीं तैयार हुआ, आखिर 337 करोड़ गए कहाँ। पुलिस और जनता के बीच खाई को पाटने के लिए जिले भर में पुलिस द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज लालकुआ कोतवाली परिसर में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा कार्यवाही का भरोसा दिलाया। वहीं ग्रामीणों ने अवैध शराब स्मैक की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसने की मांग की है। वहीं नैनीताल पुलिस अध्यक्ष प्रीति प्रियदर्शनी ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही लोगों को शिकायत ऐप तथा टोल फ्री नंबर की जानकारी दी। स्कूल जाने वाले बच्चों के हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए, उनके हाथ में स्मैक और दारू की थैली और चरस इतना अच्छी तरह बेच रहा, हम खुद शर्मा जा रहे हैं। वो बेच रहा और हम शर्मा जा रहे हैं। वो हमने कहा बेटा ऐसे क्यों बेच रहे, उनके माँ बाप हमारे पैर छू रहे। घोड़ा नाला और ये खैरानी हाथी खाना, मतलब पूरा नरक हो गया है। हम नरक मैम, हम बहुत दुखी हो गए। और बच्चे की उम्र कितनी है, 10 साल, 8 साल से ऊपर दारू बेच रहे हैं। नियमित तौर से इसको किया जाएगा। आज मैं आई हूँ, कभी एसपी सिटी आ जाएंगे, एएसपी साहब यहीं पर हैं, बट सभी थानों में इसको लगातार जारी रखा जाएगा ताकि हम जनता के साथ संवाद बना करके रखें। खटीमा क्षेत्र के खाली महुवट गुरुद्वारे में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरु सेवक सिंह के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी फसल को क्रय केंद्र पर विक्रय करने में होने वाली समस्याओं तथा देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही 27 सितंबर को संयुक्त मोर्चे के निर्देश अनुसार भारत बंद अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करने का निर्णय लिया गया। देखिए, हम गांव-गांव बैठक कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा जो मेन मकसद है, अभी धान की फसल आ रही है और क्या होता है कि सरकार की इतनी गलत नीतियाँ होती हैं कि वो 1 अक्टूबर का कह देते हैं कि हम धान खरीद करेंगे, मगर 1 अक्टूबर को वो धान खरीद करते नहीं हैं। उनका हमेशा मकसद यही रहता है कि व्यापारियों को लाभ पहुँचाए। तो हमारा आज सभी किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि अगर 1 तारीख को हमारे क्रय केंद्र, जहाँ मंडी में हमारी जो कच्ची आड़त है, जहाँ पर हम नमी के हिसाब से धान बेचते हैं, अगर वहाँ पर तोल शुरू ना हुई तो हम जो है चक्के जाम कर देंगे पूरे ज़िले में। हमारा मेन मकसद यही है। किसान आंदोलन को लेकर आगे क्या रणनीति है? किसान आंदोलन तो हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक जो है हमारे तीनों काले कानून वापस ना हो जाएं, MSP पे गारंटी ना बने। उसके लिए जो अभी जल्दी में हमें जो होता है, हमारा जो है नानकमता और खटीमा को 23 तारीख को गाजीपुर जाना होता है।
तो यहाँ से भारी संख्या में इस बार भी किसान जो है 23 तारीख को गाजीपुर जाएंगे और 27 तारीख को पूरा, जैसे हमारे संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया है कि भारत बंद रहेगा, तो उसी तरीके से हम भी जो है 27 तारीख को अपने जितने नज़दीकी शहर हैं वो सब बंद करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद सरकारी स्कूलों को सरकार ने खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कई महीनों से बंद विद्यालय खुलने से बच्चों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क तथा सैनिटाइजर वितरित किए। साथ ही बच्चों को जागरूक करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नारा देकर नियमों का पालन करने की अपील की। उधम सिंह नगर के किच्छा में सामाजिक संस्था ने हाथ बढ़ाते हुए छोटे छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। देवभूमि पलायन बेरोजगार समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जोशी एवं जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह विर्क के नेतृत्व में समिति के तमाम पदाधिकारी ग्राम बंडिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुँचे। विद्यालय में समिति के पदाधिकारियों ने सैकड़ों बच्चों को मास्क तथा सैनिटाइजर वितरित करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान विद्यालय की शिक्षिकाओं ने विद्यालय में पेयजल, शौचालय की सफाई, नशेड़ियों तथा अराजक तत्वों का विद्यालय में जमावड़ा सहित तमाम समस्याओं से अवगत कराते हुए समिति के पदाधिकारियों से जल्द कार्रवाई का आग्रह किया। समिति पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करते हुए विद्यालय की तमाम समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों का सुरक्षा हमारा इसलिए दायित्व है कि यही एक ऐसा तबका है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। और इनके पास मास्क नहीं है, मजदूरों के बच्चे होते हैं, बहुत गरीब, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम हर संभव मदद करेंगे। इनकी ड्रेस, इनकी किताबें, इनके स्कूल की फ़ीस। और अभी मैं देख रहा हूँ ये स्कूल के चारों तरफ जो एक सड़क बहुत बुरी तरह से खुदी हुई है, यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर शराबी और स्मैकी भी आते हैं, हम उनका इलाज भी करेंगे प्रशासन के साथ मिलकर। और बाकी इस समिति को एक तरह से हम लोग गोद लेने की एक प्रक्रिया इसकी करेंगे ताकि इसको भविष्य में हम 5 साल के अंदर एक मॉडल स्कूल बना सकें। हमारा समिति का ये व्रत है और ये प्रतिबद्धता है कि ऐसे जो भी स्कूल हमारे जो भी मदद करने के लिए हमारे पास बच्चे आएंगे या जो भी होगा उसका हम पूरा अपनी समिति पूरा सहयोग करेगी। देवेंद्र सिंह विर्क जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले कोविड-19 में इनका कार्य बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। राजेश को हमें कोविड से किस तरह बचना है, दूरी बनाए रखनी है और मास्क सभी के लिए कंपलसरी है। मास्क के लिए हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं, हमने एनजीओ से संपर्क किया। एनजीओ ने हमारे एक ही दिन के टाइम में हमें सभी बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए मास्क अवेलेबल कराए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पहले दिन विद्यालय खुले हैं, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक पहले दिन विद्यालय खोले गए हैं। इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनके पास मास्क नहीं थे, आज हमने मास्क और सैनिटाइज़र देकर बच्चों को दिया है और ये बोला है कि आप रेगुलर जो है मास्क लगाकर स्कूल आएँ। अपने पेरेंट्स को, आसपास के बच्चों को 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये भाषण देकर उनको समझाया है। और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोला है। अभिभावकों का कहना है कि शासन प्रशासन दोनों उनकी और उनके बच्चों की उपेक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा है कि जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, विगत 10-11 सालों से विद्यालय खुला हुआ है। सरकार ने विद्यालय खोलने की घोषणा कर दी। पहले बीजेपी की सरकार ने श्यामा प्रसाद के नाम से खोला, भवन बनाया नहीं, अध्यापक दिए नहीं रेगुलर, बगैर व्यवस्था की वो व्यवस्था चल रही है। वो भी ऐसी जगह चल रही है जहाँ पर एक गैस गोदाम है, उसके बगल में विद्यालय चल रहा है, बारूद के ढेर के बगल में। बार बार इनके संज्ञान में डालने के बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। न तो भवन बना रहे हैं, ना रेगुलर टीचर दे रहे हैं, ना ही विद्यालय को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमें एक स्वच्छक कर्मचारी के लिए, एक वार्डन के लिए हर साल आना पड़ता है। टीचरों को अपॉइंटमेंट कर दो, स्वच्छक का अपॉइंटमेंट कर दो, कर्मचारी का अपॉइंटमेंट कर दो, रोज़ यहाँ रोते रहना पड़ता है। फिर भी ये कभी इस व्यवस्था को दुरुस्त करके देते नहीं है। हर वर्ष का ये है। अब हमारा कहना सरकार से ये है,
कि मुख्यमंत्री की घोषणा को किए हुए 4 साल हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उससे पहले हम हरीश रावत जी से मिले थे। 2-3 बारी मैं मुख्यमंत्रियों से मिल चुका हूँ। एक बारी मैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी से भी मिल चुका हूँ और इनके निदेशक से, इन लोगों से भी मिलते रहा। लेकिन आज तक कोई भी इन लोगों ने इस पर कोई पहल नहीं की और कोई काम करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग इसको कुछ करना नहीं चाहता है और क्रीम मास के साथ, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के साथ ये लोग सब मिल करके खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे क्रीम बच्चों के फ्यूचर से बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और ये उनके भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सरकार भी दोषी है, शासन भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट एक इंटीरियर एरिया का जिला है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ना तो इसमें कोई नेता आगे आता है, ना कोई अधिकारी करना चाहता है और न ही विभाग करना चाहता है। नियमितता नहीं, बेसिकली उनके द्वारा ये बताया गया कि जो भवन राजीव नवोदय का कोई परमानेंट भवन नहीं है, तो उसके लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत हमने एक प्रस्ताव शासन में भेजा हुआ है। लेकिन क्योंकि राजीव नवोदय को उन्होंने पीपीपी मोड में अंतर्गत बनाया जाना था, तो पहले कैबिनेट में ये निर्णय लिया जाना है कि उसको पीपीपी मोड में किया जाना है कि नहीं किया जाना है। उसके बाद ही जो है उसमें पैसा हमें ज़िले को रिलीज़ हो पाएगा। तो इस वजह से वो वहाँ पे पेंडिंग चल रहा है। इसके साथ साथ इनके द्वारा आज ये भी बताया गया कि वहाँ पे स्वच्छक की भी दिक्कतें हैं। तो इसके लिए मैंने एसडीएम और हमारे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, इसकी एक संयुक्त कमेटी गठित करी है और वो आज जाके वहाँ पे पूरा सर्वेक्षण करके राजीव नवोदय में क्या दिक्कतें हैं, इसके संदर्भ में एक पूरी रिपोर्ट बना के शाम तक मुझे देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले 2-3 दिन के भीतर वहाँ पे व्यवस्था सुधारी जा सके। जिले का दुर्भाग्य तो देखिए, अधिकारी मीटिंग हॉल में बड़े बड़े प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन धरातल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ जिलाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों का खस्ता हाल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क टूटी हुई है, जिस पर वाहन चलाते हुए हादसे होने का डर सताता रहता है, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया और मार्ग की दशा सुधारने की मांग की, पर अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यही पूछना आपसे भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पर से मैंने 20 बार एक्शन साहब को, एई साहब को, मैंने सबको बता दिया गया है। मैंने इनको बीच में भी फ़ोन किया था एई साहब को, उनके द्वारा कहना था कि नहीं भैया हमारी रोड पूरी साफ़ और अच्छी रोड है। 3 बार मैंने उनको बता दिया गया, उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस रोड से सारे अधिकारी भी जाते हैं, सारे नेता लोग भी इस रोड से जाते हैं और इनको तो छोड़ो, एक दिन के 100 बार तो 108 इस रोड से जाती है। मुझे तो उनको देख के वो होता है कि जो उसके अंदर होगा, जो आदमी अगर उसको कुछ नहीं भी होने वाला होगा तो इस सड़क में हमको तो ये नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुंच पाएगा। और काफ़ी लीपापोती हो रही है, प्रशासन भी सुन नहीं ले रहा है, न कोई अधिकारी न कोई नेता, सब सोए पड़े हैं। इसके लिए अगर शीघ्र अगर इन लोगों ने इसमें कदम नहीं उठाया तो हम लोगों के द्वारा इसमें आंदोलन किया जाएगा। कहाँ से? ये आप लगाइए कठैतबाड़ा से लेकर ये आपका हरसिला तक बिल्कुल खत्म है सड़क। आपको सड़क नहीं मिलेगी, आपको ढूंढना पड़ रहा है कि रोड में डामर कहाँ है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है। जिस तरह से संदिग्ध हालतों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, उसको देखते हुए इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी महीने के प्रारंभ में देश के रक्षा मंत्री का दौरा भी उत्तराखंड में हो रहा है। तो लोग की परीक्षा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने। महान संत कल संदिग्ध परिस्थितियों में जिस प्रकार से देहावसान हुआ, ये घटना दिल को झकझोरने वाली थी। ये घटना अविश्वसनीय थी और निश्चित रूप से एक ऐसा संत जिन्होंने समाज को एक दिशा में पढ़ाने के लिए अपने जीवन पर्यंत काम किया, एक ऐसा संत जिन्होंने संतों की विभिन्न धाराओं को एक धारा के साथ चलने के लिए
और पूरी मेहनत और ताकत लगाई। एक ऐसा संत जिन्होंने कुंभ, प्रयागराज या हरिद्वार का महाकुंभ हो और किसी भी परिस्थिति में संत और सरकार के बीच में सेतु का काम किया हो, कोरोना जैसे काल में एक बड़ा महाकुंभ संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, ऐसे संत का इस तरह जाना ये निश्चित रूप से समाज की बहुत बड़ी क्षति है। क्या आप मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या करी होगी या जमीनी विवाद जो आत्महत्या के नुकसानी का मामला सामने आ रहा है? देखिए, ये सारा जांच का विषय है और जिस लोगों का उन्होंने नाम लिया उनको शायद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो भी हो इस प्रकार की यदि कोई घटना होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ऐसा मैंने मांग की। जिला प्रशासन द्वारा आज सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म में तहसील दिवस के उपलक्ष्य पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर क्षेत्रवासियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर पंजीकरण कराया तथा फरियादियों की कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया गया। वहीं बकाया मामलों को 1 माह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस को बहुउद्देशीय शिविर में चेंज किया मेरे आवेदन पे। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आए। एक ही जगह पर एक ही स्थल पर सारे अधिकारी और सारे विभाग मिल जाएं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है किसी गरीब व्यक्ति के लिए जिसको दर्द ठोकर खानी पड़ती है। और आज सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर किसी की आई है तो वो बिजली विभाग से है, समाज कल्याण से है और हमारे जो पटवारी है और हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं उनकी शिकायतें थी। बहुत सारी शिकायतों का यहाँ पे हमने समस्या का जो निदान भी किया है। जो नहीं हो पाई आज यहाँ पे शिविर में उनको 1 महीने का टाइम दिया गया अधिकारियों को, 1 महीने में निस्तारण किया जाए। देखिए, अभी टैगोर नगर जो सितारगंज का एरिया है उसमें आज तहसील दिवस के साथ साथ हमने बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया हुआ है, जिसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं और समाज कल्याण का स्टॉल लगा है, पूर्ति विभाग का, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स का स्टॉल यहाँ पे लगा है जिसका लाभ पब्लिक उठा रही है। और अभी तक हमारी ये तहसील दिवस चल रही है, अभी तक 30-40 शिकायतें आ गई हैं और लगातार आ भी रही हैं। तो मैक्सिमम शिकायतों का हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहीं पे निस्तारण करें, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे जो जनपद लेवल के हैं वो आए हुए हैं। खटीमा में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सितारगंज निवासी 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वन्यजीव तस्करों के पास से वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी बरामद किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर खास से कि कालाबूटा बीट में हमारे 4 लोग कछुए को पकड़ करके ले जा रहे हैं और ऐसे में हमने वहाँ पर तुरंत एक टीम गठित कर वहाँ पर लगाई और इतने में ही 6:30 बजे लगभग 2 लोग बाइक में वहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। उनको पकड़ने का प्रयास किया, वो भागे, उनका पीछा करके उनको पकड़ लिया गया। तत्पश्चात एक बाइक और 2 लोगों को आ रही थी पीछे से, जिसमें 2 लोग थे। उनके पास से एक बोरे में भारतीय मृदुशल्क कछुआ जो 12 किलो वजन का लगभग था उसको पकड़कर बरामद किया गया और इन सभी लोगों को आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही जारी है। धन्यवाद। आंचल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के दैनिक वेतन मजदूरों का लगभग 3 वर्षों से ईएसआई एवं ईपीएफओ कटने के बावजूद भविष्य निधि में जमा नहीं किया गया, जिसके चलते आज तमाम कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में धरना प्रदर्शन किया गया। लालकुआ नैनीताल दुग्ध संघ समिति के जो ठेकेदारी कर्मचारी है उन लोगों ने आज हल्द्वानी में तमाम देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्मचारी है उन लोगों की यहाँ पे हड़ताल है। यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में इन लोगों की हड़ताल है। आखिर इन लोगों ने क्यों हड़ताल करी है, क्या इन लोगों की मांग है, इनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्यों आप लोगों ने हड़ताल करी है, क्या आप लोगों की मांग है। ये सभी श्रमिक लालकुआ दुग्ध संघ हैं, इनके साथ ठेकेदार और दुग्ध संघ ने मिलकर के मिली भगत के साथ इनका ईएसआई और पीएफ 3 वर्षों से काटा है, पर इनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया गया है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका ईएसआई और पीएफ जल्द से जल्द इनके अकाउंट में डाला जाए, अन्यथा हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के अंदर यदि इनका ईएसआई और पीएफ इनके अकाउंट में नहीं आता है तो हम डीएम के आकर के डीएम प्रशासन के आगे रोड जाम करके धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन करेंगे, ये आज हम चेतावनी देते हैं। इससे पहले भी आपने जिलाधिकारी महोदय को इस बारे में अवगत कराया है? इससे पहले जिला अधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और अपना
ये श्रम विभाग में, और इधर भी पहले हमने इससे पहले ज्ञापन दिया हुआ है इधर पीएफ ऑफिस में, और मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने दे दिया है, लालकुआ तहसीलदार को दे दिया है, थाने में, और सभी जगह अभी ये कार्यवाही चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? अगर आपकी जो ये मांग है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं करती है तो किस तरीके से आपका आंदोलन जारी रहेगा? तो हम डीएम कार्यालय के आगे रोड जाम करके उग्र आंदोलन करेंगे, इसकी हम चेतावनी देते हैं। 15 दिन के अंदर यदि इनके कार्रवाई नहीं होती है, हमारा पूरा संगठन और ये सभी मजदूरों के साथ मिलकर के उग्र आंदोलन होगा, इसकी हम चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका जो है कितने वर्ष हो गए जो आपका जो पीएफ जो और ईएसआई की बात करें आपके अकाउंट में नहीं आया? हमें हो गए 3 साल। 2018 से हमारा पीएफ और 2019 अगस्त से ईएसआई हमारा जमा नहीं हुआ है। कट रहा है हमारी सैलरी से, लेकिन हम वहाँ जमा नहीं हो रहा है, कहीं भी जमा नहीं हो रहा है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह कागज़, इधर उधर सब जगह कागज़ दे चुके हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो दुग्ध संघ के यहाँ पे कर्मचारी है, उन लोगों की सीधे तौर पर मांग है कि लगभग 3 साल हो चुका है, इनका जो पैसा है वो पैसा तो कट रहा है, लेकिन जो इनकी जो कर्मचारी भविष्य निधि में जो इनका पैसा जमा नहीं हो रहा है। इन लोगों की मांग है 15 दिन का अल्टीमेटम इन लोगों ने दिया गया है आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में। अगर इन लोगों की कार्रवाई अगर 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये समस्त जितने भी कर्मचारी लोग हैं ये उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राकेश जोशी, ABPL न्यूज के साथ, हल्द्वानी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।